नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। धोखा देना चीन की पुरानी फितरत है। पीठ पीछे वार करना उसकी आदत। चालबाजी उसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक तरफ बातचीत का ढोंग रचने वाला चीन एलएसी पर दिन रात युद्ध की तैयारी में जुटा है। लद्दाख में भारत से मिली हार से चीन इतना बौखलाया हुआ है कि वो अब भारत से युद्ध छेड़ देना चाहता है। और युद्ध के इस मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन ने लद्दाख से सटे अक्साई चीन को मिसाइलों, तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट से पाट दिया है। चीन भारत पर हमला कर लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करना चाहता है। ये वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन शी जिनपिंग की लाल सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले 90 दिनों में चीनी सेना भारत के हाथों 5 बार मार खा चुकी है। और अब तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सुपरसोनिक मिसाइलें भी तैयार हैं। एलएसी पर महायुद्ध की आहट। दिन रात युद्ध की तैयारी में लगा ड्रैगन। एलएसी पर भारत की युद्ध की तैयारी। चालबाज चीन के अंत का ट्रेलर। चीन पर होगा प्रचंड प्रहार। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लद्दाख में हाई अलर्ट पर है भारतीय सेना। चीन से लोहा लेने के लिए तैयार। भारत के BM-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात कर दिए गए। साथ ही साथ T-90, T-72 टैंक भी अलर्ट पर हैं। ये लद्दाख में तैयारियों का एक झलक है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार चीनी सेना अपने असला बारूद बढ़ा रही है एलएसी पर, अपने टैंक्स और मिसाइल बढ़ा रही है। भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है और तैनात है। और इसी के मद्देनजर चाहे वो अकोमोडेशन हो, सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था हो, क्योंकि अब ठंडी का समय शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि ये लगभग 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके हैं। इसका मतलब साफ है कि ठंडी में यहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर गिर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और इसी के मद्देनजर इसी तरह की तैयारी की गई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा है। आपको सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मेजर जनरल SP सिन्हा और साथ साथ कोमोडोर भूषण दीवान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। जैसे कि हमारे दर्शक टीवी में विंडो पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की गई है। टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं। जो सोल्जर्स के लिए रहने के लिए अकोमोडेशन की जरूरत होती है, विशेष तौर पर जो विंटर्स को ध्यान में रख के, वो अलग से तैयारी की गई है, जिसकी जरूरत 3 महीने पहले नहीं लग रही थी। लेकिन जब चीनी सेना पीछे नहीं हट रही है, तो ऐसे में जब अक्टूबर से वहां पर विंटर्स बढ़ जाएंगे, तो ये सारी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ टैंक्स हो, फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, सब तैयार है। जनरल SP सिन्हा, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कितना मुश्किल हो जाता है सैनिकों के लिए? आप और हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, अभी आप वहां पर सर्व कर चुके हैं, लेकिन जो दर्शक हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में फिलहाल हैं। वहां पर जो हमारे सोल्जर्स हैं 16,000 की फीट पर, और महीने 1.5 महीने में वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। इज इट ए इजी टास्क? किस तरह की तैयारी, शारीरिक और मानसिक तैयारियों की जरूरत पड़ती है? देखिए, जो चुनौती है 3 बिंदुओं से मैं कवर करूंगा। मिलिट्री परिप्रेक्ष्य में, फिर शारीरिक, फिर मानसिक। देखिए, मैंने खुद लेह में नौकरी किया है और मैं लेह में था 1985-86 में।
देखिए, मेरा अपना जमीनी स्तर पे अनुभव है, मैं हियर से नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद ये फेस किया है। जिस दिन मैं रिपोर्ट किया 7 दिन एक्लिमेटाइजेशन मुझे करना पड़ा। कमांडिंग अफसर ने कहा था कि तुम रूम से नहीं निकलोगे, तो रूम में ही खाना, रूम में सब कुछ, 7 दिन मतलब आप समझिए कि रूम अरेस्ट। पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप तेज चलते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगता है, तो चलने में जब इतना कष्ट है तो इमेजिन कीजिए कि अप द हिल यदि अटैक करना पड़े तो जवान की क्या मुश्किलें होगी। तीसरी चीज, वहां खाना नहीं ठीक से पचता है। आप खाइए तो 24 घंटा में खाना नहीं पचता, तो पर फोर्स नॉन वेजिटेरियन छोड़ के हम लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते थे। चौथी बात कि जैसे मैं सियाचिन के बेस कैंप में गया प्रतापपुर के बगल में, तो वहां पर मुझे चॉकलेट मुझे दिया गया, तो मैं चॉकलेट खाने की कोशिश किया तो एक हवलदार दौड़ के बोला, साहब इसको मत खाइए, दांत टूट जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोला साहब ये तो पत्थर है, इसको हम पानी में गर्म करके आपको देंगे ताकि एक नरम हो जाए, फिर खाइएगा। तो चॉकलेट को पानी में गर्म करके दिया गया मुझे, तब मैं चॉकलेट खाया, फिर गर्म सूप पिया। देखिए, वहां पर खाली दुश्मन नहीं है, जो टेम्परेचर है वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है। आपके शरीर पे जिस तरह से प्रभाव करता है वातावरण, माइनस, देखिए ले में खाली आप -14 -15 टच करता है जी। तो ईस्टर्न लद्दाख में तो -25 -30 टच करता है। सियाचिन में -50 टच करता है। तो इस वातावरण में मान लीजिए गांव का जो जवान है जी, जो मान लीजिए होशियारपुर का रहने वाला है, उसको -50 में भेजा जाए तो कितना शिफ्ट है। देखिए कितना टेम्परेचर में कितना शिफ्ट है। लेकिन हमारे जो जवान हैं इतने बढ़िया हैं कि वहां भी एक्लिमेटाइज कर लेते हैं और सियाचिन में आज कितने सालों से हम लोग सियाचिन में रह रहे हैं। तो ये सब बिंदुओं को रखते हुए आप यदि सोचिए तो सब तरह का सामना एक जवान ऑफिसर लोग टफनेस फेस करते हैं। वेदर, खाना, मानसिक रूप से। ले में हम लोग को कहा जाता था कि हेलुसिनेशंस होता है कभी कभी। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि जो चीज नहीं है ऐसा विचार आएगा और ऐसे सपने आएंगे जी। तो आप, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो हेलुसिनेशंस भी होता है। तो ये सब जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में हिंदुस्तान की सेना वहां काम करती है। और बहुत लोग को तो इस बात का ज्ञात भी नहीं होगा, क्योंकि ले का तो उन्होंने शक्ल भी नहीं देखा होगा। तो ये सब यदि आप ध्यान में रखिए तो एक बहुत कठिन परीक्षा है। और सुनिए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे देश को नतमस्तक होके भारतीय थल सेना को प्रणाम करना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए। क्योंकि जब देश सम्मान करेगा तो हमारा मनोबल बढ़ता है और कोई भी कुर्बानी कर देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। देश पूरी तरह से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपनी सपोर्ट, सम्मान सब कुछ न्यौछावर। और आपने जो ले का जिक्र किया, मैं तो एक आम सिविलियन हूं। लगभग 2.5-3 साल पहले मैं सियाचिन में, जो वर्ल्ड सबसे ऊंचा और सबसे कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, वहां पर कुमार पोस्ट तक मैं गया था। 15 मिनट में वहां पे खड़े नहीं रह पाया। हेलीकॉप्टर से जिसमें लैंड किया था, रोटर बंद होने से पहले उसी हेलीकॉप्टर में मुझे वापस आना पड़ा। ये एक अंदाजा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारे दर्शक है। इसीलिए मेरा प्रश्न पहला यही था, क्योंकि वो आसान है नहीं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। जनसिन्हा, आपसे और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन कोमोडोर भूषण दीवान, हम देख रहे हैं जैसे दर्शकों के साथ में हम ये डिस्कशन और चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है। ये लोअर बैंड पे दर्शक हमारे देख सकते हैं कि भारत और चीन की जो सेनाओं की ताकत है वो किस तरह, चाहे वो सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो। हमारी नंबर्स तो भारतीय सेनाओं के पास में चीन के मुकाबले कम है। ऐसे में क्या हम तब भी चीन को हरा सकते हैं, चाहे वो समुद्री युद्ध हो, हवाई युद्ध हो या फिर लैंड पर जो चल ही रहा है पिछले 5-6 महीने से? हमारे पास नंबर्स कम है, जोश, जज्बा, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग, ये सब हमारा बहुत बेहतर है चीन से। लेकिन ये नंबर्स कम है, चाहे वो सबमरीन हो, युद्धपोत हो। ये आप कैसे देखते हैं, कैसे भारत इसे टैकल करेगा और चीन को हरा सकता है? दो चीजें हैं। देखिए, चीन मैटर्स जी। हमारी प्रोफेशनली ट्रेन आर्मी है, हाईली मोटिवेटेड आर्म फोर्सेस हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल देखिए है, सब ट्रेनिंग रहती है। और आपको बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा अनुभवी अगर आप फौज है माउंटेन वॉरफेयर के लिए तो हमारी फौजें हैं। हमें मुकाबला देखना है किसके साथ है,
क्या चीन की आर्मी जो नए रिक्रूट्स उनके हैं, क्या वो तैयार हैं? क्या वो कॉम्पिटेंट हैं? मैं समझता हूं मुकाबला जो है मैचिंग से भी बेटर हमारी तरफ पड़ता है। मशीन ठीक है, ऑपरेट करने की बात है। अभी आप देखिए 65 का वॉर हुआ, अमेरिका पाकिस्तान के पास सारे पेट्रोल टैंक्स थे, हमारे नेट छोटे एयरक्राफ्ट ने उनको तबाह मचा दिया। भागे भागे रशिया के पास गए, किसके लिए? पीस रिकॉर्ड ट्रूस करने के लिए। तो बिल्कुल हौसले बुलंद होना बहुत जरूरी है और नंबर्स इतने भी कम नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक दुश्मन को ये पता रहेगा कि सामने वाला चीन को पता है कि भारत जो है ब्लिंक नहीं करेगा और एकदम उनको वॉकओवर नहीं मिलेगा, पक्की विक्ट्री नहीं मिलेगी, वो डरे हुए रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। और अक्टूबर का ही महीना है, नवंबर में नहीं कर सकते। 62 की लड़ाई भी 21 अक्टूबर को हुई है। वो सब चांसेस बनाए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है। पर मेरी समझ में कई रीजन और भी हैं, उनके खुद के अंदर के जिनपिंग के ऊपर कितना प्रेशर है, क्यों? और बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर लो, बोलो उसका वार चला नहीं, बस चला नहीं, वार चला नहीं उसका। तो और वहां कोरोना की वजह से फूड, ये मतलब क्लीन द प्लेट वाली कैंपेन चलाई उन्होंने। और जो अंदर पीएलएम के जनरल्स को रिटायर किया है, पॉलिटिकल अपसेट किया है, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कुछ ना कुछ करने का, दिखाने का। और क्यों? नेक्स्ट ईयर 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का 100 सेंटेनरी है, तो दिखाना चाहते हैं हम कुछ ना कुछ अवार्ड बहुत पावरफुल बन गए हैं इस सब के चलते। और एलओसी को भी एक्टिवेट किया हुआ है पाकिस्तान से। सब कुछ चलते हुए भी हमारा एक मैचिंग डिपार्टमेंट है, हम बुलंद हैं, हमने उनको दिखा दिया है। अभी भी जून में भी दिखाया, अभी साउदर्न पैंगोंग त्सो में दिखाया। तो मेरी समझ में जब तक हम रहेंगे मजबूत जी कुछ आगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल देते आए हैं। कोई भी डोमेन हो, और एज वी स्पीक अभी भी भारतीय और जापानीज नौसेनाएं नॉर्थ अरेबियन सी में, अरेबियन सी के उत्तरी एरिया में वो एक्सरसाइज कर रही हैं, कॉल जिमेक्स 2020। और ये लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो पासेक्स हो, रशियन नेवी हो, अमेरिकन नेवी हो, सबके साथ में इंडियन नेवी भी कर रही है। और इंडियन एयरफोर्स तो सबसे पहले वहां पर तैनात हो गई थी, और सुखोई 30 से लेके मिराज और अब तो रफेल भी लेह लद्दाख के ऊपर आसमान में अपनी गर्जना दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है, ताज़ा तस्वीरें हैं, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट कर लिया है। ये जो पिछले 4-5 महीने से चल रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा समय भी मिल गया पूरी तैयारी के लिए, पूरी तैनाती के लिए। शिवदान सिंह जी, अब ये जो पिछले 5-6 महीने से जो कुछ चल रहा था, भारत ने न केवल चीन को बल्कि पूरे विश्व को बता दिया कि चीन से किस तरह से टैकल करना चाहिए। चीन से पूरा विश्व परेशान था। अमेरिकी सेना भी विशेष तौर पर मैरीटाइम डोमेन में समुद्री रास्ते से चीन को कॉर्नर करने की कोशिश करती थी, साउथ चाइना सी में जाती थी। लेकिन जो टक्कर देने वाली बात होती है, वो इंडिया ने पूरे विश्व को दिखाया। क्या जब इफ एंड व्हेन अगर कभी होगा, जरूरत पड़ेगी, हम नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो आपको लग रहा है कि विश्व भारत के साथ में आके चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है? जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंडिया के साथ हैं जी। और जितने उस साउथ चाइना सी के छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी बार बार अमेरिका चाइना को थ्रेट कर रहा है कि वो इंडिया के साथ परोक्ष रूप से तैयार है हर तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व के बड़े बड़े देशों के, पावरफुल कंट्रीज के सबकी विलिंगनेस इंडिया के साथ है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट दे विल ऑल सपोर्ट इंडिया जब भी कभी चाइना इस तरह की डेयर करेगा। परंतु इंडिया को विश्व के इन देशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंडिया खुद काफी कैपेबल है चाइना को सब तरह का जवाब देने के लिए जी। इसलिए हमें इसकी कोई, केवल हमें उनकी मॉरल सपोर्ट चाहिए विश्व के कंट्रीज की, और जो सपोर्ट ऑलरेडी साउथ चाइना सी में वो कर रहे हैं, वो भी हमें काफी अच्छी है हमारे लिए, और हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है जी। मगर उसके साथ साथ हमारी अपनी आर्मी इतनी कैपेबल है कि चाइनीज आर्मी को वो खुद ही प्रॉपर जवाब देने के लिए तैयार है।
तैयार है। कई बार पिछले हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में मुंहतोड़ जवाब दिया भी गया है, जब जरूरत पड़ी है, जहां जरूरत पड़ी है, जितनी जरूरत पड़ी है। जनरल सिन्हा, दर्शक हमारे देख सकते हैं, दो अलग अलग विंडो में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से गन का जो हम पूरी तरह से तैयार है, निशाना लेके हुए कि जब जरूरत पड़ेगी रेडी टू फायर, रेडी टू लॉन्च। दूसरी तरफ तस्वीरों में हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये सारी ताज़ा तस्वीरें हैं, ये आज की पिछले 24 घंटों की तस्वीरें हैं। चाहे वो C-30 हर्कुलिस हो, C-17 ग्लोब मास्टर हो, चिनूक्स हो, अपाचे हो, आपको दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये काफी कुछ बदल गया है पिछले 4-5 सालों में। इतना मॉडर्नाइजेशन डिफेंस का हमने पहले देखा नहीं था। क्या ये एक बड़ी वजहों में से एक है? जो कुछ हमारी तैयारी है, तैनाती है, उसके लिए सामान लगता है, उसके लिए असला बारूद लगता है। मैन तो हमारे हमेशा तैनात थे, तैयार थे, लेकिन मशीन उतनी ज्यादा थी नहीं। अब मशीन्स भी हमारे साथ में। जनरल सिन्हा। आशीष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है। हाँ आशीष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को स्पर्श किया है और बहुत सही किया है। देखिए, 1980 के बाद इंडियन आर्मी के आर्टिलरी को कोई गन नहीं मिला। बिल्कुल। 1996 में जो सुकोई 30 खरीदा गया था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को कोई फाइटर जेट नहीं मिला। जब 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड हैं तो सिर्फ 30 हेल्ड है। तो ये आप ये देख लीजिए, आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मतलब कुछ प्रगति किया ही नहीं गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी ब्रह्मोस के लिए साइंटिस्ट को कहे कि तेज गति से आगे बढ़ो, तो जब यूपीए सरकार आई तो उस पर रोकथाम लगा दिया गया। फिर जब बीजेपी सरकार आई तो फिर उसमें गति आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब राष्ट्र के सुरक्षा के साथ ये दृष्टिकोण रखा जाता है तो एक बहुत भयानक स्थिति है। दूसरी जो बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप, क्यों चीन हमसे जंग नहीं कर सकता, मैं बहुत ही चुनौती दे रहा हूं चीन को कि हिम्मत है तो युद्ध करे। वो क्यों नहीं युद्ध कर सकता? अब हम भारतीय थल सेना पे आते हैं, फिर भारतीय वायुसेना पे आते हैं। देखिए, भारतीय थल सेना की हम बात करें तो लोग कहते हैं कि प्लेन में अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो होता है 3:1। आपको 3 अटैकर चाहिए एक डिफेंडर को मारने के लिए या हराने के लिए। माउंटेन वॉरफेयर में ये रेशियो हो जाता है 12:1। 12 जवान दुश्मन पीएलए का चाहिए हमारे एक जवान को हराने के लिए। तो यदि हमारे पास 3 डिवीजन है लद्दाख में, तो क्या चीन 36 डिवीजन मस्टर कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। एक और बिंदु, जो पीएलए के जवान हैं वो कंस्क्रिप्शन के माध्यम से 3 और 4 साल के लिए जबरदस्ती नौकरी करने आते हैं जी। और खाली प्रे करते रहते हैं कि जल्दी से 4 साल पीरियड खत्म हो, घर वापस जाओ। चाइना के 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत ये भय से ग्रसित रहते हैं कि यदि मर गए तो इनके अभिभावकों का क्या होगा। जो योद्धा मरने के डर से युद्ध भूमि में आता है वो लड़ नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जो इनकी चीन में अमेरिका की गलती से जो चीन का आर्थिक विकास हुआ है उसमें ये कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये चॉकलेट सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स नहीं हैं, ये चॉकलेट सोल्जर्स है। चॉकलेट सोल्जर तो नहीं सुना वो ये जब चीनी जवानों को भेजा जाता है आराम में, तो वो रोते हुए तस्वीर आती है। जैसे स्कूल के बच्चों को पहली बार सुबह सुबह आप स्कूल भेजें तो बच्चे रोते हैं बस में। ये उस तरह की तस्वीरें पिछले 10-15 दिन में हमें देखने मिली है। डरे हुए, कांपे हुए, रो रहे हैं। एकदम आशीष जी। और मैं अब भारतीय वायुसेना पे आता हूं। देखिए, चीन के पास एयर बेसेस टोटल 150 हैं। उसने 7 एयर बेसेस लद्दाख पे कंसंट्रेट किया है। कुछ है जिंगजियांग में, कुछ है तिब्बत में। अब सवाल पैदा होता है कि हम क्यों ज्यादा पावरफुल हैं। हम पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो फाइटर जेट हैं वो प्लेन से टेक ऑफ करते हैं, और जो चाइना के फाइटर जेट हैं वो हाई अल्टीट्यूड से टेक ऑफ करते हैं। इसके कारण जो फाइटर जेट हैं चीन के, वो 33% लोडिंग कर सकते हैं अपने फाइटर जेट पे, चाहे वेपन सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। हम 100% लोडिंग कर सकते हैं। हम अंबाला से टेक ऑफ करेंगे तो 100% लोडिंग करेंगे, वहां फर्क आ जाता है। दूसरी बात है, जो हमारे फाइटर जेट हैं वो 4 घंटा एक सॉटी में, एक मिशन में 4 घंटा इंड्योर कर सकते हैं वायुमंडल में। चीन 1 घंटा, वहां भी गैप है।
तीसरी बात है जो हमारे फाइटर जेट का जो काबिलियत है, आप सोचिए कि विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 के साथ F-16 गिरा देते हैं जी। क्या पीएलए का ऐसा कोई योद्धा है फाइटर जेट? एकदम नहीं, वो तो जूझ नहीं सकता। खाली नंबर से, आशीष जी, नंबर से काम नहीं चलता है। हम लोग को फौज में सिखाया जाता है इट इज नॉट द मशीन, द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। तो मैन बिहाइंड द मशीन तो हमारे जाबाज हैं जो 15-16 जून की रात को 40 बिहार रेजिमेंट के जवान 300 को खदेड़ देते हैं। तो ये है विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से F-16 को गिरा देते हैं, ये हमारी क्षमता है। तो ये चीन हमारे सामने टिक नहीं सकता और प्रेसिडेंट जी इस बात को जानते हैं। देखिए चाइना में एक शब्द है मियांजी, मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग। यस, चाइना के पॉलिटिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रेसिडेंट जी की छवि कैसे बनी रही, छवि कैसे बन रही। ब्लैक टॉप पे जैसे हमने थप्पड़ मारा है, प्रेसिडेंट जी घबराया हुआ है और मैं बताता हूं क्यों वो इतनी जो तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये ऑफेंसिव मोड में चीन नहीं है, ये डरा हुआ है चीन, ये डरता है। अक्साई चीन से डर रहा है और जो नेशनल हाईवे है G-219 वो डर रहा है। ये दोनों गए तो तिब्बत भी गया। ये भय है जो खा रही है चीन को, इसीलिए वो अपने डिफेंसिव मोड में चक्रव्यूह कर रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अक्साई चीन सुरक्षित रहे, G-219 सुरक्षित रहे। ये है स्ट्रेटेजी। जनसेना, इससे पहले कि हम आगे अपने दर्शकों को और चर्चा के बारे में, इस तैयारी के बारे में बताएं, ये 5 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से तोप अलग अलग तैनात कर दी गई हैं। ये 1-2 टैंक्स नहीं हैं, ये पूरी की पूरी बैटरी है। ये जो टैंक्स की रेजिमेंट्स होती हैं पूरी तरह से वहां पर लगा दी गई हैं। T-90, T-72 टैंक्स और किस तरह से वहां पर अलग अलग टैंक्स को तैनात कर दिया गया है, चाहे वो लाइट टैंक्स हो या फिर हेवी टैंक्स। देखिए, जब आप माउंटेन वॉरफेयर करते हैं तो अलग अलग टैंक्स की जरूरत पड़ती है और इसीलिए अलग अलग जगह के मुताबिक अलग अलग तरह के टैंक्स को तैनात कर दिया गया है। और बर्फ के बीच में जो अगर कभी युद्ध होता है तो उसके लिए भी जो तैयारियों की जरूरत पड़ती है वो पूरी कर ली गई है। और पिछले 5-6 महीने से जाहिर सी बात है ये नया भारत सो नहीं रहा था, ये नया भारत पूरी तैयारी कर रहा था। और अब इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको एक झलकियां देना चाहते हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। और अगले महीने से जब विंटर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, चाहे सैनिकों को खाने पाने की व्यवस्था हो, सोने की व्यवस्था हो उन -डिग्री टेम्परेचर में। कोमोडोर दीवान, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन को हमने जब जरूरत पड़ी है, जहां जरूरत पड़ी है, लेकिन प्रोपोर्शनेट जवाब दिया है। ये एंडलेस गेम बनता जा रहा है। जब हम 3 महीने पहले सोच रहे थे, जो कुछ स्कफल हो रहा था, बातचीत हो रही थी, फिर कभी बातचीत टूट जाती थी, फिर बातचीत के बीच में गैल्वन इंसिडेंट हो गया, फिर हमने ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप वाले इंसिडेंट कर दिए, तो ये कुछ चीजें सुधरती हुई दिख नहीं रही हैं, बल्कि बिगड़ती हुई दिख रही हैं। और जाहिर सी बात है कि चीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भारतीय सेना तो रिएक्ट कर रही है, एक्ट नहीं कर रही है। ऐसे में ये LAC अब LAC 2 बनते हुए नजर आ रहा है। ये बॉर्डर एक्टिव है और हमेशा ये इस तरह की डिप्लॉयमेंट हो गए, चाहे विंटर्स हो या गर्मी हो। आशीष जी, पहले तो ये जो 2 फ्रंट वॉर की बात कही जाती है, मेरा इस पे टेक ये है, आंकलन ये है, LAC जो है वो 4000 किलोमीटर है लगभग, ओके, और LOC जो है लगभग 600 किलोमीटर है। तो उसके 4000 के सामने 600 कुछ नहीं है। तो आप इसको 2 फ्रंट कहें, 3 फ्रंट कहें, 1 फ्रंट कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सामने वाला कमजोर दिखता है या कमजोर होता है तभी वल्नरेबल होता है। तो बिल्कुल ठीक बात मोदी साहब ने कही जुलाई में जब कहे थे, अगर आप कमजोर नजर आएंगे तो आप वल्नरेबल हैं, आप पे अटैक होगा। और इस डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं 4 M's की बात करता हूं। मैन नंबर 1, नंबर 2 मशीन, नंबर 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या? रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, अभी अटल ब्रिज बन रहा है, अभी काफी टाइम रोहतांग पास पे। और नंबर 4 मेथोडोलॉजी, माने मैनेजमेंट। जो सबसे पहले जनरल सेना ने भी जो बात कही कि मोरल मैनेजमेंट, अभी CDS अभी बने हैं, एक इंटीग्रेटेड वर्किंग, इस सब के चलते मैं जी आपको बता कर रहे हैं। पर ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हमारा $65 बिलियन तो हमारा एक्सपेंस है, डिफेंस बजट है एवरी ईयर। उसमें से अगर हम 1 लाख करोड़ हर साल
अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बिग लॉस है। तो ऐसा हो गया ना कि हम किराए पे मकान पे रह रहे हैं, उसी से हम EMI लेके खुद कर सकते हैं। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मैं कहता हूं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अगर हम डिफेंस या खुद प्रोडक्शन में इसी पे ही फोकस करें, आत्मनिर्भरता पे, तो आप देख लेना पूरे देश को फायदा है। डिफेंस को तो फायदा है ही। क्यों? अब आप देखिए गुड़गांव में, आपके स्टूडियो की बहुत दूर नहीं वहां से, कि जो मतलब मारुति आई तो दुनिया भर की चीजें डेवलप हो गई, डाउन स्ट्रीम, प्लास्टिक वाले, इलेक्ट्रिक वाले, मैकेनिकल वाले, फोर्जिंग वाले। सेम वे डिफेंस प्रोडक्शन में अगर हमने आत्मनिर्भरता पाई, क्यों? हम बॉरोड चीजों से, बॉट चीजों से हम लड़ाई बहुत देर तक लड़ नहीं सकते। चीन पाकिस्तान हमारे पड़ोसी रहने ही वाले हैं, और आप देख लेना कि अभी अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ, नवंबर में नहीं हुआ, अप्रैल के बाद फिर शुरू हो जाएगा, और अभी भी ठंडा हो गया अप्रैल में 3-4 साल और फिर शुरू हो जाएगा। तो ये 10-12 साल लग जाते हैं हमारे को कैपेबिलिटी बनाने को, नेवल शिप, वॉर शिप बनाने को 5-4 साल लग जाता है, और हमें कोई रेडीमेड कोई देने वाला नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है। पर हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। स्पेस में हमने करके दिखाया, एटॉमिक में हमने करके दिखाया, और अगर डिफेंस एक्विजिशन में, डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गए तो हमको इकोनॉमी की बचत भी है, फॉरेन एक्सचेंज की बचत भी है, अर्निंग है, हम सेल करेंगे, और स्ट्रेटेजिक लिवरेज हमारे पास आता है जब सेल करते हैं, तभी हो सकता है। तो एक डीप लास्ट एम मैनेजमेंट, डीप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट माइंडसेट अगर नहीं होगा, और ये मतलब जैसे अभी हम टीवी बात कर रहे हैं, T20 वाली बात चलती नहीं, यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म काम है ये। आप जैसे रिस्पॉन्सिबल मीडिया लीडर्स का भी एक काम है कि ये बात, ये अगर प्रेशर हट भी जाए, नवंबर आ जाए, दिसंबर आ जाए, फिर भी इसको लाइव रखें भाई इंडिया क्या डीप काम कर रहा है, तब ये चीज होगी। और एक चीज सबसे बड़ी बात ये, आप देखिए 1979 में चीन वियतनाम से मुंह की खा गया, तो इंडिया से क्या लड़ेगा वो? हाँ, प्रेशर की बात है। और दूसरी बात देखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। अगर वो अटैक करता है, कुछ होता है, तो किरकिरी होती है। इस हिसाब से कुछ करना नहीं है उसने, पर हाँ जहां हमने कमजोरी दिखाई वो करेगा। और हमारे तो पूरे LAC के अंदर, और हमने एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जरूर होंगे आर्मी के पास। अगर कुछ होता है तो हमने क्या क्या हाइट्स, क्या क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स लेने हैं। इंटीरियर तिब्बत के अंदर हमारे SFS, जो हमारे तिब्बतन रिफ्यूजी सोल्जर्स हैं, बड़ी हार्डी पीपल, और उनको गम है कि चीन ने हमें सताया, हमें कैप्चर किया है, तो वो हमारे पास है। तो ये हमें, मैं कहता हूँ एक मौका है। 62 का वॉर आया तो चीन जो, इंडिया जो है उसकी जर्नी श्री गणेश हो गई, क्या? रीजनल पावर बनने की। मैं कहता हूँ ये अभी जो हो रहा है, और अगर चीन को, अगर इफ एंड व्हेन वॉर हैपेंस, कोमोडोर दीवान, जाहिर सी बात है कि भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर आपने चीन को हरा दिया, दैट्स व्हाट द एंटायर वर्ल्ड वांट्स। और जब आप पूरी दुनिया को, या भरी पड़ी है पूरी दुनिया चीन के खिलाफ, चाहे वो कोरोना हो, इकोनॉमी हो, या इस तरह के जो एक्सपेंशन, जो विस्तारवाद वाली नीतियां हैं, इससे केवल 1-2 देश नहीं, केवल भारत नहीं, पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा विश्व परेशान है। और ऐसे में भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है, बता दिया है कि चीन से कैसे लड़ा जाए, उसे कैसे टैकल किया जाए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है सुर्खियों का। एक नजर डाल लेते हैं। काफी नई मशीन्स जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास आई हैं, वो सब के सब तैनात हैं अपने अपने डोमेन में, अपनी अपनी जगह पर, और अपनी अपनी काबिलियत के साथ में। ऐसे में जब चीन को लगातार भारत पिछले कई महीनों से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करके उत्तर दे रहा है, ये अब एक पीक की तरफ बढ़ रहा है। एक नया मोड़ आ गया है जब विंटर्स की शुरुआत हो रही है, जब सर्दियों की शुरुआत हो रही है। ये एक नया बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर, जहां पर अगले कुछ ही हफ्तों में टेम्परेचर -20, -30 तक चला जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब भी बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल SP सिन्हा, साथ ही साथ कोमोडोर भूषण दीवान और शिवदान सिंह जी। शिवदान सिंह जी, जैसे हम देख रहे हैं कि ये तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल काफी बेहतर है। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। इंडियन आर्मी की जो टैंक्स हैं वो तैनात हैं, इंडियन आर्मी के जवान इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इंडियन नेवी को भी जहां पर तैनात होना है वो तैनात हैं, और पूरी तरह से वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फॉरेन नेवीज के साथ में। जो CDS का रोल था कि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक दूसरे के एसेट्स का इस्तेमाल किया जाए, आर्मी एविएशन, नेवल एविएशन, एयरफोर्स एक उदाहरण है। ये एक वजह आप मानते हैं जिस वजह से तीनों सेनाओं की कोऑर्डिनेशन और ताकत और बढ़ गई है, ऐसे समय में जब चीन इसे टेस्ट कर रहा था और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया? देखिए, हमारी भारतीय तीनों सेनाओं की
जो नेचर है वो बहुत ही एक दूसरे से होमोजीनियस पहले से रही है। हम दोनों से एक दूसरे से बड़े घुल मिल के रहते थे पहले से ही, मगर अब सीडीएस के आने से ये एक प्रॉपर बन गया है जिससे हमारी तीनों सेनाएं एक साथ इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं जी। और ये बहुत लॉन्ग डिमांड थी इंडियन हमारे डिफेंस फोर्सेस की कि तीनों की कोऑर्डिनेशन के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व होना चाहिए, जैसे कि सीडीएस के रूप में आया है। तो सीडीएस के आने से तीनों सेनाओं का अच्छा तालमेल और ज्यादा हो गया है। उसके साथ साथ तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज की इकोनॉमी भी होगी। जो हम अक्सर डुप्लीकेसी होती थी रिसोर्सेज की, वो सीडीएस के बाद आने के बाद में उनके रिसोर्सेज का इकोनोमाइज होकर के उन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन भी होगा। उसके अलावा एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बढ़ गई है, जिसके कारण बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसका डिस्प्ले अभी लद्दाख में हो रहा है। जिस प्रकार से दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक एयरफील्ड को फुली सर्विसेबल कर दिया गया है, उसको हर तरह की सपोर्ट इंडियन आर्मी से मिली है और इंडियन आर्मी को एयरफोर्स की सपोर्ट मिल रही है। तो इसके कारण जब तीनों सेनाओं की इतनी अच्छी आपस में तालमेल हो गई है, उससे चीन ज्यादा घबराया हुआ है। उसके कारण चीन की चारों तरफ बौखलाहट बढ़ गई है और हालांकि वो दिखा नहीं रहा है, पर अंदर से चीन को काफी घबराहट हो रही है। इसलिए वो मौके तलाश कर रहा है इस टेंशन को ब्लो ओवर करने के लिए। ये एक अलग अलग फ्रस्ट्रेशन जो है चीन की सेनाओं की, वो दिखती है। जनरल सिन्हा, आपसे जानना चाहूंगा कि हम नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा का काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपने कहा कि लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स, ज्यादा नंबर का डिफरेंस होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो मशीन्स हैं उसकी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, चाहे वो हमारे एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो, उसका आप कंपैरिजन चीन के मुकाबले कैसे देखते हैं? और मैं नंबर्स की नहीं, मैं क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं कि अगर हमारे एक टैंक चीन की एक टैंक के सामने है, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, मिसाइल्स, सारे पैमानों पर अगर हम देखें तो क्या हमारे एसेट्स, जो नया भारत का हथियार है, वो चीनी हथियारों को निस्तो नाबूद कर पाएगा? आशीष जी, हम दो उदाहरण देना चाहते हैं जिससे मैं क्वालिटी दृष्टिकोण से पूरा कवर कर दूंगा कि चाइना का जो मिलिट्री प्रोडक्ट है वो कितना खराब है, इन्फीरियर है, सब स्टैंडर्ड है। आप पहले मैं J-17 लेता हूं, उसके बाद J-20 लूंगा। J-17 जब चीन ने पाकिस्तान को बेचा तो पाकिस्तान, जो उसका सदाबहार दोस्त है, उसने कहा हमें चीन से रडार नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं चाहिए, हमको इंजन नहीं चाहिए। जब इतना अच्छा J-17 था तो उसका सदाबहार दोस्त जो उसके इशारे पे नाचता है, 3 आइटम लेने से क्यों मना कर दिया? पहली बात। अब आते हैं हम J-20 पे। चीन कहता है कि J-20 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जी। सच तो यह है कि J-20 में सुकोई 30 का इंजन लगा हुआ है, कि जो 3.5 जनरेशन है, 3rd जनरेशन फाइटर ये इंजन है। तो जब ये इंजन 3rd जनरेशन है तो J-20 5th जनरेशन कैसे हो सकता है जी? आप देखिए, चीन जो है बहुत चालाकी से टेक्नोलॉजी चोरी करके, कॉपी कैट बन के कॉपी करता रहा है विदेश के टेक्नोलॉजी को चीन में। रिवर्स इंजीनियरिंग है कि नकल में भी अकल चाहिए। बिल्कुल, वो रिवर्स इंजीनियरिंग जनरल सिन्हा, चाहे वो कार हो या फिर टैंक्स हो या एयरक्राफ्ट हो। मैं आपको माफी के साथ में रोकना चाहूंगा क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आया, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दर्शकों को एक लेटेस्ट अपडेट दे दें इसी खबर से जुड़ी हुई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार और धमकी दी है और उन्हें यह कहा, ना कोट, कि भारत की ओर से चली गोली के गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स ये भी कह रहा है कि सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाने से तनाव बढ़ेगा, भारत के लिए इसके परिणाम खतरनाक होंगे। ये चीनी सरकार के मुखपत्र
ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, जो कि अपनी गीदड़ भपकियों के लिए पिछले कई महीनों से ज्यादा चर्चा में रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स नामक जो प्लेटफॉर्म है, चीनी सरकार, ये तो चीन में लोग देखते नहीं क्योंकि वहां तो ट्विटर है नहीं, वहां तो वो सब चीजें हैं नहीं जो पूरा विश्व, अधिकतर विश्व देख सकता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म हो। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन्होंने बैन करके रखा हुआ है। कोमोडोर दीवान, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली बात लगातार ग्लोबल टाइम्स कर रहा है, चीन कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश करता है, ये कितना दिन तक चल सकता है? ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है या ये कामयाबी वाली चीज है, क्वालिटी है जो मॉडर्न वॉरफेयर में ये भी होनी जरूरी है? मिसाइल की रेंजेस, एंड्योरेंस, पेलोड सब देखा। जी। आने वाले समय में इससे कई ज्यादा चीजें क्या होंगी, जिसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स, नॉन हार्डवेयर ओरिएंटेड चीजें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, हमारी शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को तबाह करना, ये हमारे जनरेटर्स, पावर जनरेशन सिस्टम को तबाह, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और थ्रू दैट इज डिफरेंट एंड थ्रू हमारे डैम्स को। इस टाइप से मैं कह रहा हूं आपसे, जो आपने पहले कुछ देर पहले भी कहा, एक्ट एंड रिएक्ट। हमें अगर एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वी हैव टू रियली अगेन हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वो इन सब चीजों में हमें माहिरता हासिल करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के हर देश में, हर साइंटिफिक फील्ड में, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, साइबर हो, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स टॉप में। पर जरूरत ये है कि हम अपनी कंट्री के अंदर, देश के अंदर इस चीज को बहुत आगे बढ़ाएं, हमारा सिस्टमिक थिंकिंग हो, और ताकि हम इन चीजों में आगे आए। क्यों ये फोर्स मल्टीप्लायर क्यों है? कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, कम खर्चा और उसमें रिजल्ट ज्यादा। अभी देखिए न्यूज आ रही है कि शेयर मार्केट हमारे, उनको तबाह करने के चक्कर में लगे हैं। जी, पहले न्यूज आई थी 10 दिन पहले कि हमारे कई हैक किया है, हमारे nic.in साइट को किया है। जी, तो हमें इन सब चीजों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेटेंट है, पोटेंशियल है, उसको हमने एक्टिवेट करना है। क्यों ये वही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आप कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, और आने टाइम रहेगा। पार्टली ये भी है कि खिसियानी, बिल्ली खंबा नोची वाली बातें भी हैं, ड्रामा दिखावा भी है, और पार्टली इसमें एक तरीका होता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। अभी आपको बता रहा हूं छोटी सी बात, 71 वॉर, जनरल सेना भी जानते हैं उस चीज को। एट द एंड ऑफ द डे फाइनली जब जी हर चीज पार्टली कैरेट एंड पार्टली स्टिक होती है। जी, वो कन्विंस किया गया जनरल न्याजी को, भाई आप लोग गिर चुके हैं, अब सरेंडर करो। जी, कई बार सोल्जर सोचता है, लेट मी लिव टू फाइट अनदर वॉर, मैं मर जाऊं तो क्या फायदा, तो गिर गए हम चारों तरफ से, तो सरेंडर हुआ। दोनों चीज होती है, एकदम खाली बोलने से कोई नहीं, मतलब वॉर हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वॉर है, और हमें भी उसमें माहिरता लानी पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तब इंडियन मीडिया ही अकेले काफी है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश को, हमारे सरकार को, हमारी मीडिया को पूरी तरह से हमारी सेनाओं पर विश्वास है। हम वो अकेले ही एज ए सिविलियन सोल्जर्स हम उसे ग्लोबल टाइम्स को टैकल कर सकते हैं। शिवदान सिंह जी, ये जो एक बात, महत्वपूर्ण बात कोमोडोर दीवान ने कही, ये जो टैंक है, एयरक्राफ्ट है, शिप्स है, मिसाइल्स है, ठीक है, अच्छी बात है, हम तैयार हैं, तैनात हैं, लेकिन जो नए डोमेन ऑफ वॉरफेयर आए हैं, साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्या इसमें भी भारत चीन का मुकाबला कर सकता है इन सब डोमेन्स में? IW छोड़ दीजिए, वहां पे जैसे हमने बताया कि ग्लोबल टाइम्स को तो इंडिया न्यूज ही अकेले मुंह तोड़ जवाब दे दे। हम ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो चीनी सेना का हम दिखा दें कि जिनको देखकर उनको खुद को रोना आ जाए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, कोमोडोर दीवान जिस वारफेयर की बात कर रहे थे उसको हाइब्रिड वारफेयर कहते हैं। जी, आजकल क्लासिकल वारफेयर, जो बॉर्डर पर जो आमने सामने की सीमाएं पर युद्ध लड़ा जाता था पहले, उसकी चांसेस आजकल बहुत कम है। आजकल केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा बॉर्डर्स पर, एक्चुअल लड़ाई हाइब्रिड वारफेयर के द्वारा होगी, जो कि साइबर वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर,
इंफॉर्मेशन वारफेयर और इस तरह का जो अभी जो चीन ने का जो पूरी दुनिया के साथ वारफेयर किया है कोरोना के रूप में, ये भी उसका एक वारफेयर की एक ट्रिक थी जो प्रीमेच्योरली उससे फेल हो गई या लीक हो गई उसके पास से। तो इसलिए आज के समय में ज्यादातर विश्व के दो देश एक दूसरे के साथ हाइब्रिड वारफेयर ही करना चाहते हैं, क्योंकि इस वारफेयर में रिस्क बहुत कम है और इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं जी। तो इस प्रकार से इंडिया इस हाइब्रिड वारफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम चाइना से कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। हो सकता है हार्डवेयर में हम पीछे रहे हो, मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम हमेशा चाइना से आगे रहे हैं। इसलिए साइबर वारफेयर में और दूसरे वारफेयर में, इकोनॉमिक वारफेयर में है, हम चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं जी। इसलिए इस वारफेयर में, हाइब्रिड वारफेयर में, इंडिया चाइना को पूरी तरह से है। इसका रिजल्ट है कि विश्व के बड़े बड़े देश आज इंडिया के साथ खड़े हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और बहुत से साउथ चाइना सी के कंट्रीज, वो सब के सब इंडिया ने जो अपनी सिंपैथी गेन की अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये सब उसका नतीजा है। इसलिए इंडिया ऑलरेडी इस हाइब्रिड वारफेयर में चाइना से जीत चुका है। बिल्कुल। और ये भारत भले ही बहुत ज्यादा साइबर स्पेस इन सब डोमेन्स में हम बहुत ज़्यादा नहीं अपने जलवे दिखा रहे हैं, लेकिन झलकियां ज़रूर दिखा चुके हैं चीन को कि हमारे पास वो उन डोमेन्स में जलवा दिखाने की भी पूरी क्षमता है। आप तीनों के पास में मैं आना चाहूँगा एक एक करके, लेकिन अब मेरे पास केवल 3 मिनट रह गए हैं और एक एक मिनट का मैं क्लोजिंग कॉमेंट्स आप तीनों से चाहूँगा। जनरल सिन्हा, वेयर डू यू सी वी आर नाउ? अब हम कहाँ हैं और आप हमें आगे जाते हुए किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये स्टैंड ऑफ जो पिछले 6 महीने से रहा है आगे भी 6 महीने इसी तरह से बनता रहेगा? 1 मिनट प्लीज, जनरल सिन्हा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है कि हमको प्रेसिडेंट जी की छवि ध्वस्त करनी है जी। उसका फायदा होगा कि चीन के अंदर आक्रोश होगा, विद्रोह होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी थूथू मैमे होगी। पहला चीज ये है। दूसरा चीज है कि हमको चीन के पेट में और कस के लात मारना है जी। हमको जो भी पूरी कंपनी, जितने कंपनी हिंदुस्तान के अंदर हैं, पूरी तरह से क्लोज कर देना है। चीन से आर्थिक रिश्ता जितना कम कर सकते हैं हमको करना चाहिए। उसका दर्द उसको महसूस होगा और इसका प्रभाव पड़ेगा पीएलए पे, क्योंकि पीएलए के जनरल्स का मैसिव इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। चाहे पाकिस्तान जनरल हो, चाहे पीएलए के जनरल्स हो, वो धंधा करते हैं जी। बिल्कुल, ये आपने बताया कि हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, ये जो वॉरफेयर में एक मेजर फिलॉसफी होती है। कमांडर दीवान, क्विकली लास्ट कमेंट्स। मैरीटाइम डोमेन में अगर हम इंडियन नेवी डोमिनेट कर जाए सी रूट्स को, तो फिर चीन की इकोनॉमी की नब्ज हमारे हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी। क्लोजिंग कमेंट में एक चीज और भी ऐड मैं करना चाहूंगा। जो हमने ब्लैक टॉप और साउथ कोस्ट ऑफ पेंगोंग त्सो में किया है, ऑफेंसिव डिफेंस, यही ऑफेंसिव डिफेंस का नमूना हमें डिप्लोमेसी में लेके जाना पड़ेगा जी। उइगर मुसलमान, तिब्बत की बात, हांगकांग की बात, कोरोना वायरस की बात, ताइवान की बात, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं डिप्लोमेटिक तरीके से, ऐसा मुझे लग रहा था कि अक्टूबर 3 नवंबर में यूएस इलेक्शंस हैं जी, चाइना सी में एससीएस में करेगा। और मुझे लगता है विद एवरी पासिंग डे आसार खत्म हो रहे हैं। क्यों? अमेरिका के अंदर भी काफी डिस्टर्बेंस हो गया है और ट्रम्प ने कह दिया है मैं इलेक्शन शायद नल हो जाएंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं गद्दी वगैरह, तो हमें चिंता नहीं है, तो 5-6 महीने और चलेगा। ट्रम्प जीते, दीवान जो कहते हैं ना, मिलिट्री वो अंतिम 100 मीटर होता है। उस जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो मिलिट्री लास्ट में काम आती है, और अब वो स्टेज आता हुआ नजर आ रहा है। शिवदान सिंह जी, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं केवल। योर क्लोजिंग कमेंट। अब आगे किस तरह से आप जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि स्टैंड ऑफ 6 महीने से चल रहा है, आगे किस तरह से चलेगा? ऑफेंसिव डिफेंसिव रहना पड़ेगा या फिर डिप्लोमेसी ट्राई करें? हमें चाइना के साथ हमेशा ऑफेंसिव डिफेंस में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक नई हाइब्रिड वार का एक रूप है जी। इसलिए बॉर्डर पर हमेशा ऑफेंसिव डिफेंस रहेगी चाइना के साथ जब तक ये शोडाउन खत्म नहीं होता है। और उसके साथ साथ हमने अपने डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक
और साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को और भी गति देनी है, जिससे चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी और उसका इकोनॉमिक बेस इरोड होगा वर्ल्ड में और वो मदर अर्थ पे आ जाएगा। बिल्कुल, और इसी ऑफेंसिव डिफेंसिव अप्रोच की झलकियां भारतीय सेना और सरकार दे चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में। आप तीनों हमारे साथ में जुड़े, हमारे दर्शकों को इस बारे में डिटेल में अपने अपने पर्सपेक्टिव से डोमेन में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सेना कमांडर दीवान शिवदान सिंह जी। और इसी चर्चा के साथ में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, केवल एक लाइन कह के मैं इस शो का अंत करना चाहूंगा, है तैयार